रावण का जन्म त्रेता युग में हुआ, जिसके 10 सिर था। हर सिर की अलग सोच, कोई कपट से तो कोई कामना से भरा, किसी में अहंकार तो किसी में लालच। समय बीता और आया कलयुग। कलयुग जहाँ सारी सोच सिर्फ एक सर में, जहाँ हर इंसान चेहरे पर चेहरा पहने। ठीक ऐसी ही है आज की कहानी। केरला, गॉड्स ओन कंट्री, अ लैंड ऑफ एंशिएंट टेम्पल्स एंड अ ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। और इन्हीं फॉरेस्ट में रहते हैं जहरीले और जानलेवा सांप, जिनकी वजह से केरला में स्नेक बाइट से कई लोग अपनी जान गंवाते हैं। ऐसे ही 2020 में स्नेक बाइट की वजह से 80 से ज्यादा मौतें केरला में हुई, जिसमें से उत्तरा भी एक थी। उत्तरा को 2 महीने के अंतराल में भारत के 2 सबसे जहरीले सांपों ने काटा। कुछ लोगों ने इसे सर्पदोष कहा तो कुछ लोगों ने तकदीर का खेल कहें या लालच की ऐसी भूख जिसने एक माँ को अपनी बेटे से और एक बेटी को अपनी माँ से छीन लिया। आज की कहानी किसी मूवी से कम नहीं। इस घटना को सुनकर लगता है जैसे किसी फेमस राइटर ने यह कहानी हो इसके किरदार लिखे हों। मैं हूँ AIB, इस चैनल इनह्यूमन का होस्ट, और आप देख रहे हैं एपिसोड 5 द केरला स्नेक बाइट केस। 7 मई 2020 मैनी मिखेला किचन में अपना काम कर रही थी। काम करते करते याद आया कि सुबह हो गई है और अभी तक उन्होंने अपनी बेटी की आवाज नहीं सुनी। यही सोचकर मैनी मिखेला अपनी बेटी उत्तरा को आवाज लगाने लगी। कोई भी रिस्पॉन्स न सुनकर मैनी मिखेला उत्तरा को जगाने उसके रूम में गई। रूम में जाकर देखा तो उत्तरा की सांसें रुकी हुई थी। वह मोशनलेस अपने बेड पर पड़ी थी। उसके लेफ्ट हैंड पर किसी जानवर के काटने का निशान और क्लॉटेड ब्लड लगा हुआ था। उत्तरा का शरीर नीला पड़ गया था। यह सब देखकर मैनी मिखेला की चीखें निकल गई। चीख सुनते ही उत्तरा का पति सूरज, उत्तरा का भाई बिशु और उत्तरा के पिता विजय सेनन दौड़कर रूम में आए और देर न करते हुए उत्तरा को आंचल के सेंट जोसेफ मिशन हॉस्पिटल में ले गए। घर के बाहर पड़ोसियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उत्तरा को एडमिट करवाया गया। हॉस्पिटल के मेडिकल कैजुअलिटी इंचार्ज जीना बादर ने उत्तरा को डेड डिक्लेयर कर दिया। जीना बादर के अनुसार जब उत्तरा हॉस्पिटल आई तो उसकी पल्स और BP दोनों नहीं थी और हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। उसके लेफ्ट हैंड पर खून के थक्के थे। जब उन्होंने उस हिस्से को साफ किया तो उस पर सांप के काटने का निशान था। उत्तरा की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज भेज दी गई। उत्तरा के भाई बिशु ने आंचल पुलिस स्टेशन में FIR लिखवाई। जहां इस तरफ उत्तरा का पोस्टमार्टम चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ बिशु और उत्तरा का पति सूरज दोबारा घर आते हैं और उत्तरा के रूम में सांप को खोजने लगते हैं। खोजते खोजते सूरज उसी रूम में रखी अलमीरा के नीचे इशारे करते हुए बिशु को दिखाता है। सांप अभी भी वही अलमीरा के नीचे था। यह सांप कोई मामूली सांप नहीं था, बल्कि इंडिया के बिग 4 में से एक सांप इंडियन कोबरा था। सांप को देखते ही बिशु ने अपना सारा गुस्सा उस पर उतार दिया। सांप को मारकर उसकी फोटो खींचकर बिशु ने सांप को अपने बैकयार्ड में दफना दिया। पोस्टमार्टम कर रहे डॉक्टर राजेश आर ने अपनी प्रीलिमिनरी ओपिनियन में बताया कि उत्तरा के लेफ्ट हैंड पर 4 पंचर वुंड्स थे और ये निशान सांप के काटने के थे। उत्तरा की मौत सांप के काटने से हुई थी। वहीं आगे की जांच के लिए उत्तरा की बॉडी से लीवर, किडनी, ब्लड, स्किन, स्टमच, इंस्टेंटाइनल कंटेंट और जहां पर सांप ने काटा था वहां के कुछ टिश्यू केमिकल एनालिसिस के लिए लैब में भेज दिए गए। उस दिन उत्तरा की बॉडी उसके घर वालों को सौंप दी गई और उसी दिन उसका देह संस्कार भी हो गया। यह केस भी उन्हीं 80 आंकड़ों में से एक बनकर रह जाता अगर उत्तरा के पिता विजय सेनन शांत बैठ जाते। विजय सेनन को अपनी बेटी की मौत अननेचुरल लग रही थी। इस घटना में विजय सेनन को सबसे ज्यादा बात यह खटक रही थी या कहीं परेशान कर रही थी कि उत्तरा को ठीक 2 महीने पहले एक और सांप ने काटा था। वह सांप भी इंडिया के बिग 4 में से एक रसल वाइपर था। उत्तरा के पेरेंट्स को यह बात अंदर ही अंदर उलझन दे रही थी। आखिरकार 21 मई 2020 को विजय सेनन ने कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन में एक नई FIR लिखवाने गई। विजय सेनन की बातें सुनकर पुलिस वाले हंसने लगे और कोई भी हंसेगा ऐसी बात सुनकर, पर विजय सेनन के जोर देने पर पुलिस वाले को FIR लिखना पड़ा। 23 मई 2020 को क्राइम ब्रांच के DSP अशोकन ने यह केस अपने अंडर ले लिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। आइए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और उत्तरा के पति के बीच की रिलेशनशिप समझते हैं। सन 2018 सूरज के घर केरला के पथनमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट के अदूर गांव में था। सूरज की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास नहीं थी। सूरज के पिता सुरेंद्र पनिकर किराए पर ऑटो रिक्शा चलाते थे। सूरज की मां रेणुका एक हाउसवाइफ थी और सूरज की बहन MBA की स्टूडेंट थी। अगर सूरज की बात करें तो एक बैंक में क्लर्क की नौकरी करता था। उत्तरा का घर केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के आंचल गांव में था। उत्तरा का परिवार फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करता था। उत्तरा के पिता विजय सेनन का रबर प्लांटेशन का एक छोटा बिजनेस था। उत्तरा की मां मनी मिखेला एक स्कूल टीचर थी और उत्तरा का भाई विशु विजयन अपने पिता के साथ उनके बिजनेस में हेल्प करता था। अगर बात करें उत्तरा की तो उत्तरा नॉर्मल लोगों से अलग थी। उसे लर्निंग डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम थी। उसके हाथ कांपते थे और वो चीजों को समझने में थोड़ा समय लगाती थी। इसके बावजूद उत्तरा ने 12वीं तक पढ़ाई की थी। उसको स्कूटी चलाना, व्हाट्सएप चलाना, अपने बैंक अकाउंट को ऑपरेट करना यह सब आता था। बस उसे बातें समझने में थोड़ा समय लगता था, या कहे वो आम लोगों से थोड़ा अलग थी।
25 मार्च 2018 को सूरज और उत्तरा की शादी हो जाती है। उत्तरा के पेरेंट्स ने एक प्रोफेशनल मैरिज ब्रोकर से पर्सनली मिलकर उसको लड़का ढूंढने को कहा था, क्योंकि उत्तरा को लर्निंग डिसेबिलिटी थी और विजय सेनन चाहते थे कि एक ऐसा लड़का मिले जो उत्तरा को संभाल सके और खुश रख सके। यह सब सुनकर ब्रोकर ने सूरज की प्रोफाइल आगे की, क्योंकि सूरज एक स्टेबल नौकरी करता था और उत्तरा को खुश भी रख सकता था। अब जैसा भी आप लोगों ने सुना कि उत्तरा को एक लर्निंग डिसेबिलिटी थी, वहीं सूरज की एक स्टेबल नौकरी थी। तो एक ऐसा लड़का जिसकी स्टेबल नौकरी चल रही हो, अच्छा खासा अर्न कर रहा हो, वह एक ऐसी लड़की से क्यों शादी करेगा जिसमें कोई बीमारी हो? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी, क्योंकि इस शादी में विजय सेनन ने सूरज और सूरज के परिवार वालों को दहेज में एक बहुत मोटी रकम दी थी। सूरज का परिवार, जिन्होंने ज्यादातर अपना जीवन लोअर मिडिल क्लास की तरह बिताया, इनको इतना बड़ा मौका किसी खजाने से कम न लगा। सूरज के परिवार वालों के कहे अनुसार विजय सेनन ने दहेज में 763 ग्राम गोल्ड, अगर उस समय के हिसाब से देखे तो 31 लाख का था, और एक सुजुकी सेडान कार और 10 लाख रुपए नगद दिए थे। इस शादी से दोनों परिवार का फायदा हो रहा था, पर जिस रिश्ते की शुरुआत ही लालच से शुरू हुई हो, उस रिश्ते में कड़वाहट जीवन भर रह जाती है। कुछ समय तक सब ठीक चल रहा था, पर धीरे धीरे सूरज और सूरज के परिवार वालों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उत्तरा को टॉर्चर करना, उत्तरा को ताने मारना, ये धीरे धीरे सूरज के परिवार वालों ने शुरू कर दिया। सूरज के परिवार वालों की लालच का कुआं दहेज के पैसों से भरा न था। उत्तरा से कहलवाकर सूरज ने अपने पिता के लिए 3.5 लाख का एक पिकअप वैन खरीदवाया, सूर्या के लिए एक स्कूटी, और सूर्या के पढ़ाई की MBA का पूरा खर्चा विजय सेनन को उठाना पड़ा। समय के साथ साथ उत्तरा भी उस परिवार में ढलने की कोशिश कर रही थी और उस परिवार में अपनी जगह बनाना चाहती थी। मई 2019 उत्तरा ने एक बच्चे को जन्म दिया। उत्तरा की फैमिली, सूरज की फैमिली सब खुश थे, पर हमेशा जो बाहर से दिखता है वैसा होता नहीं। इसी बीच सूरज ने और 50,000 रुपए की डिमांड की, जो कि विजय सेनन को पूरी करनी पड़ी। इसी के साथ विजय सेनन ने सूरज को मंथली 8,000 रुपए देना शुरू कर दिए, ताकि वो उत्तरा का ख्याल रख सके और सूरज के ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन न आए। सूरज एक एंथुसियास्टिक आदमी था, उसे जानवर बहुत पसंद थे और यूट्यूब गूगल पर जानवरों की वीडियोस देखता था। एक ऐसा इंसान जिसे जानवरों में तो दया दिख जाती थी, पर वही दया वो उत्तरा में कभी नहीं ढूंढ पाया। PSN ने अपनी तरफ से हर कोशिश की कि उत्तरा और सूरज का रिश्ता चल सके, पर सूरज के मन में कुछ और ही था। 2019 के अंत आते आते सूरज का जानवरों के बजाय सांपों में इंटरेस्ट आ गया था, खासकर रसल वाइपर में। सूरज वाइपर स्नेक से रिलेटेड वीडियोस देखने लगा, उसे कैसे पकड़ते हैं, वाइपर क्या खाता है, उसकी लंबाई से लेकर उसकी चौड़ाई और उससे रिलेटेड हर छोटी से छोटी चीजें वह इंटरनेट पर सर्च करने लगा। सूरज के इस सडन चेंज का भी बहुत बड़ा राज था। जैसा कि मैंने बताया, विजय सेनन भले ही इस रिश्ते को बचाने में लगे थे, पर वो भी उत्तरा के साथ हो रहे हरेसमेंट और टॉर्चर को देख रहे थे। यहाँ तक कि उत्तरा ने अपने पिता को सारी बातें बता दी, उसके साथ हो रहे फिजिकल और मेंटल टॉर्चर के बारे में। दूसरी तरफ सूरज और सूरज के परिवार वालों की लालच बढ़ती जा रही थी। यह सब देखकर विजय सेनन इस फैसले पर आए कि सूरज और उत्तरा का डिवोर्स हो जाए। जनवरी 2020 में विजय सेनन और उनके एक कजिन श्याम सूरज के घर गई। वो उत्तरा को अपने साथ ले जाने आए थे और डिवोर्स की मांग भी की थी, पर सूरज ने उत्तरा और विजय सेनन से वादा किया कि वह ऐसा कभी नहीं करेगा और अब उसका एक बच्चा हो गया है तो वो अपने बच्चे पर ज्यादा ध्यान देगा। सूरज ने उत्तरा और विजय सेनन दोनों को कन्विंस कर लिया डिवोर्स ना देने को लेकर। सूरज को उत्तरा पहले ही नापसंद थी और यह बातें वो उत्तरा को ताने मारते हुए भी बोलता था। उत्तरा के लिए सूरज का गुस्सा इतना बढ़ता जा रहा था, ऊपर से यह डिवोर्स की बात सामने आई तो सूरज का असली चेहरा सामने आ गया। अगर सूरज उत्तरा को डिवोर्स दे देता तो उसे दहेज के सारे पैसे, गहने, गाड़ी सब वापस करने पड़ जाते, जो कि सूरज जैसे लालची इंसान के लिए एक घाटे का सौदा था। जैसे मैंने बताया कि सूरज का इंटरेस्ट सांपों में बढ़ गया था, वह यूं ही नहीं बढ़ा था, वह अभी उसके लालच का ही एक रूप था। उसने उत्तरा को मारने के लिए एक रसल वाइपर को एज अ वेपन यूज किया। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आप जो भी सुनेंगे उससे हमें पता चलेगा कि लालच में कोई इंसान कितनी हद तक गिर सकता है। फरवरी 2020 सूरज जब यूट्यूब पर रसल वाइपर की वीडियोस देखता था तो उसे कोल्लम के एक लोकल स्नेक कैचर सी सुरेश कुमार का यूट्यूब चैनल मिला। 12 फरवरी 2020 को सूरज ने सुरेश को डायरेक्टली फोन करके कहा कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे आपकी सारी वीडियोस पसंद है, मुझे स्नेक अवेयरनेस क्लास करवाना है, इसके लिए वह सुरेश से मिलना चाहता है। तो सुरेश और सूरज कोल्लम के चतुर्न में मिलने का प्लान बनाते हैं, जहाँ इनकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। 26 फरवरी को सूरज सुरेश को अपने घर बुलाता है। साथ ही में सूरज ने सुरेश से घर के आसपास बढ़ रही चूहे की प्रॉब्लम को लेकर एक रसल वाइपर लाने को भी कहा था। उसी दिन सूरज ने सुरेश से 10,000 में एक रसल वाइपर खरीदा और उसे एक प्लास्टिक के कंटेनर में बंद करके घर में छिपाकर रख दिया। अगर हम बात करें रसल वाइपर की तो इसे इंडिया में दोबैया या कोरी वाला सांप कहा जाता है। रसल वाइपर इंडिया की बिग 4 में से एक है। ये बहुत खतरनाक सांप होता है। इसका जहर हीमोटॉक्सिक होता है। ये वेनम आपके ब्लड और सर्कुलर सिस्टम पर अटैक करता है। इससे ब्लड क्लॉटिंग या कहें खून का जमना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, किडनी फेल होने का खतरा, और जहाँ पे सांप काटा रहता है वहाँ पे बहुत तेज दर्द होता है।
27 फरवरी दूसरे दिन सूरज ने अपनी चाल चली। सूरज ने रसल वाइपर को सीढ़ियों पर रख दिया और उथरा से कहा, जाओ ऊपर वाले कमरे में मेरा मोबाइल रखा है और उसे ले आओ। पर उथरा ने रसल वाइपर को देख लिया और जोर से चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर सब इकट्ठा हो गए। सूरज ने सांप को पकड़कर और उसी कंटेनर में बंद कर बाहर रख दिया। सूरज का ये प्लान भले ही फेल हो गया था, पर उसकी लालच की भूख उसे कहाँ रुकने देती। 2 मार्च 2020 सूरज एक बार फिर अपनी चाल चलता है। सूरज ने उतरा के पायसम में सेट्रिजाइन की सेडेटिव टैबलेट्स मिला दी, जिसकी वजह से उतरा अपने रूम में जाकर गहरी नींद में सो गई। उतरा अनकॉन्शियस बेड पर पड़ी थी। तभी सूरज उसी वाइपर को कमरे में लाकर उतरा के ऊपर फेंक देता है, पर वाइपर उतरा को काटता नहीं। तो सूरज वाइपर का सर पकड़कर उतरा के पैर पर कटवाता है। सांप के काटने के बाद सूरज उस सांप को अपने घर के बाहर फेंक देता है, लेकिन सांप के काटने का इतना तेज दर्द हुआ कि उतरा उठ गई और तेज दर्द के कारण रोने लगी। अब ध्यान से सुनना, सूरज जिसे गाड़ी चलाना आता था वो उतरा को हॉस्पिटल लेकर ही नहीं गया, ना ही अपने पिता को बुलाया। वो जानबूझकर डिले किए जा रहा था ताकि वाइपर के जहर का असर ज्यादा हो। पर उतरा की आवाज सुनकर सब इकट्ठा हो गए और आखिर में लोगों ने अपने नेबर सुजीत को बुलाया गाड़ी चलाने को। आप सोच ही सकते हैं कि सूरज के अंदर लालच ने किस कदर अपना पैर पसार लिया था कि सूरज उतरा की वो चीखें सुनकर भी अनदेखा कर दे रहा था। उतरा को अदूर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ से उतरा को हॉली क्रॉस हॉस्पिटल रिफर कर दिया गया। पर हालत ज्यादा खराब होने के कारण उतरा को यहाँ से भी रिफर कर दिया गया और फाइनली उतरा पुष्पगिरी हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट हुई। सांप का जहर उतरा पर इतना असर कर चुका था कि उसको आने वाले 52 दिन आईसीयू में ही बिताने पड़े। 52 दिन के बाद उसे डिस्चार्ज मिला, पर फिर भी उसकी हालत खराब ही थी। उतरा को जहां सांप ने काटा था वहां की स्किन ग्राफ्टिंग और प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी। उतरा इसके बाद बेड रिडन ही हो गई थी। चलने फिरने में उसको दूसरों का सहारा लेना पड़ता था। जब उतरा के फैमिली वालों ने सूरज से पूछा कि उतरा को सांप ने कैसे काटा, तब सूरज ने बताया कि उतरा बाथरूम में थी और उसको सांप ने काट लिया, जो कि सरासर एक झूठ ही था। उतरा ने साफ मना कर दिया कि मैं उस रात बाथरूम में नहीं थी। यह सब सुनकर विजय सेनन उतरा को अपने साथ अपने घर ले गए और इस घटना को उतना सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। पर यहाँ विजय सेनन गलत थे। सूरज जैसा लालची इंसान अपनी लालच की भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। भले ही उसके पिछले 2 अटेम्प्ट फेल हो गए थे, इस बार सूरज ने यह तय कर लिया था कि अब की उतरा को सांप काटे तो वो कभी उठ न सके। इसके लिए उसने सबको बताना शुरू कर दिया कि उतरा के ऊपर सर्प दोष है और उसकी मौत सांप के काटने से होगी। यह अफवाह उसने सबको बांटी। अगर उतरा सांप के काटने से मर भी जाती तो सर्प दोष ही समझकर कोई भी उस पर उंगली न उठाता। इस बार सूरज ने एक और बदलाव किया। अब की उसने रसल वाइपर की जगह इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा का यूज किया। इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जिसे आम भाषा में नाग या काला नाग भी कहते हैं, इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है। ये जहर सीधा इंसान की नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है और उसको पैरालाइज कर देता है। सबसे बड़ा खतरा तब आता है जब यह लंग्स की मसल को टाइट कर देता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है और कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। यह सारी जानकारी भी उसने गूगल और यूट्यूब से पाई थी। 24 अप्रैल 2020 सूरज ने अब की सुरेश कुमार से एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा खरीदा, यह बहाना बनाते हुए कि जो वाइपर उसने दिया था वह चूहों को मारने में फेल हो गया, इसलिए उसे एक और सांप चाहिए। उसी के साथ यह भी बहाना बनाया कि इससे मैं एक स्नेक अवेयरनेस की क्लास भी कर सकूंगा। पिछली बार उतरा सांप से तो बच गई, इसलिए अब की बार सूरज ने सांप को 11 दिनों तक भूखा रखा, जिससे सांप एकदम एग्रेसिव हो जाए और उतरा को देखते ही काट ले और एक बाइट में ज्यादा से ज्यादा जहर उतरा के बॉडी में निकाल दे। सूरज अपनी लालच में अंधा हो गया था। 6 मई 2020 सूरज कोबरा को लेकर शाम को उतरा के घर जाता है। उतरा के घर वाले सूरज की प्लान से अनजान थे, यहाँ तक कि उतरा खुद भी बेखबर थी। सूरज और उतरा दोनों अपने कमरे में सोने जाते हैं, पर उससे पहले सूरज ने उतरा को जूस में सेडेटिव दवा मिलाकर पिला दी, जिससे उतरा धीरे धीरे गहरी नींद में चली गई और सूरज तब तक एक ही जगह खड़ा होकर उतरा के सोने का वेट करता रहा। उतरा गहरी नींद में चली गई क्योंकि अब की दवाइयों की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, क्योंकि पिछले अटैक में उतरा सांप के काटने से उठ गई थी, इसलिए सूरज ने अब की दवाइयों की कंसंट्रेशन ज्यादा कर दी थी। जो ही उतरा गहरी नींद में गई, सूरज प्लास्टिक बॉक्स में से कोबरा को निकालकर उतरा के ऊपर फेंक देता है, पर कोबरा उतरा को काटता नहीं, जबकि रेंग कर एक कोने में चला जाता है। सूरज दूसरी तीसरी बार भी ट्राई करता है, पर सांप उतरा को एक भी बार नहीं काटता। इससे सूरज का गुस्सा बढ़ जाता है और सूरज कोबरा को सर से पकड़कर उतरा के लेफ्ट हैंड पर 2 बार जबरदस्ती कटवाता है। कटवाने के बाद सूरज कोबरा को एक किनारे फेंक देता है और कोबरा रेंग कर अलमीरा के नीचे छुप जाता है। सूरज वहीं खड़ा होकर उतरा के मरने का वेट करता रहा। उसके बाद सूरज सारे एविडेंस को एक एक करके मिटाना शुरू करता है। सबसे पहले उस जूस के गिलास को धुलता है, उसके बाद जिस स्टिक से सांप को पकड़ा था उस स्टिक को फेंक कर और अपने फोन से सारी हिस्ट्री, सांपों से रिलेटेड सर्च हिस्ट्री, यूट्यूब पे की हुई सर्च हिस्ट्री सब कुछ डिलीट कर देता है। सुबह होते ही सूरज कमरे से बाहर आकर बरामदा में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ने का नाटक करने लगता है और इसी का इंतजार करता है कि कोई उतरा को जगाने जाए और उतरा की डेड बॉडी उसे मिले। इसके बाद की कहानी तो आपको पता ही होगी, कैसे मधुमिकेला कमरे में गई और बाद में उतरा हॉस्पिटल गई और वहाँ उतरा को डेड डिक्लेयर कर दिया गया।
24 मई 2020 विजय सेनन के कंप्लेंट के बाद ऑफिसर अशोकन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पहले पुलिस वालों को भी यह महज एक एक्सीडेंटल डेथ लग रही थी, पर उत्तरा के मरने के बाद सूरज एक सर्प पूजा रखवाने की बात कर रहा था, जिसकी पत्नी को मरे 1 महीना भी नहीं हुआ है। उस आदमी के चेहरे पर गम का कोई भाव ही नहीं था। पुलिस का शक और गहरा हो गया जब उन्हें पता चला कि उत्तरा को 2 महीने पहले ही एक और सांप ने काटा था। पुलिस ने सूरज के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई, जिसमें सी सूरज कुमार का भी नंबर था। उत्तरा के दोनों इंसिडेंट से पहले सूरज की इस नंबर से बात करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती थी। पुलिस ने सुरेश को अरेस्ट कर लिया और सुरेश ने पुलिस को सब कुछ बता दिया कि उसने सूरज को सांप दिया था। सुरेश ने यह भी बताया कि सूरज उत्तरा से छुटकारा पाकर एक नई शादी करना चाहता था। सुरेश आगे चलकर एक सरकारी गवाह बन गया और सुरेश का इस मर्डर में कोई हाथ नहीं था। उत्तरा की मौत की खबर तो सुरेश ने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी। पुलिस ने 24 को ही सूरज को अरेस्ट कर लिया। सूरज बहुत ही चालाक इंसान था। सूरज ने अपने ऊपर लगे एक भी एलिगेशन को एक्सेप्ट नहीं किया और अपने आप को बेगुनाह बताता रहा। पुलिस ने सूरज को अरेस्ट तो कर लिया था, पर सूरज के खिलाफ कोई आई विटनेस ही नहीं था। पुलिस के पास केवल सर्कमस्टांशियल एविडेंस ही थे, जिसकी वजह से पुलिस को कई तरीके से एविडेंस गैदर करने पड़े सूरज के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग केस बनाने के लिए। जैसे सुरेश कुमार एक सरकारी गवाह बन गया और उसकी गवाही एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस थी। पुलिस ने उत्तरा का बैंक अकाउंट खंगाला तो पता चला जिस दिन उत्तरा को पहले सांप ने काटा था, उस दिन सूरज ने उत्तरा के बैंक लॉकर से बहुत सारे गहने विड्रॉ कराए थे। सूरज ने जो पैसे निकाले थे सुरेश को देने के लिए, उसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग कल एटीएम से पुलिस को मिल गई थी। जब पुलिस ने सूरज के मोबाइल डाटा को रिकवर किया, पुलिस ने एक पैटर्न नोटिस किया कि सूरज ने वाइपर के बारे में सर्च किया और वाइपर ने उत्तरा को काटा। उसके बाद वाइपर से रिलेटेड सारे सर्च रुक गई। सेम कोबरा केस में हुआ, जैसे ही कोबरा ने उत्तरा को काटा, फोन में कोबरा से रिलेटेड सारे सर्चेस बंद हो गए। जब पुलिस ने इससे रिलेटेड सूरज से सवाल किए तो सूरज कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पा रहा था। सांप के कॉज ऑफ डेथ को जानने के लिए पुलिस ने उस कोबरा को वापस निकलवाया और उस कोबरा की नेक्रोप्सी करवाई और उस प्लास्टिक कंटेनर को भी रिकवर कर लिया जिसमें कोबरा बंद था। कोबरा के फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि कोबरा को 11 दिनों तक भूखा रखा गया था। सूरज इन्वेस्टिगेशन के दौरान यही दावा कर रहा था कि सांप बाहर से रूम में आया और सूरज का इसमें कोई रोल नहीं था। तो यह रिपोर्ट एक ही इशारा कर रही थी कि सांप को किसी ने जानबूझकर भूखा रखा था और उत्तरा की मौत के समय केवल सूरज ही उस रूम में था। इसी बीच इन्वेस्टिगेशन के दौरान उत्तरा की केमिकल रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें उत्तरा के ब्लड और काटने वाली जगह पर कोबरा का पॉइजन हाई अमाउंट में था। उस रिपोर्ट में एक और इन्फॉर्मेशन मेंशन थी, जिसमें लिखा था उत्तरा के स्टमच, इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी और ब्लड में हाईली कंसंट्रेशन में सेट्रिजाइन मिली है, जो कि एक एंटीहिस्टामाइन सेडेटिव ड्रग है। यह टेबलेट लेने पर कोई भी इंसान गहरी नींद में चला जा सकता है। पुलिस ने सूरज के घर की तलाशी ली तो वहां से ओकासेट टेबलेट की स्ट्रिप मिली, जिसमें सेट्रिजाइन प्रेजेंट होता है। वहीं उसे कार के ड्राइवर वाली सीट के नीचे फ्लोर मैट के अंदर मोंटी एलसी टेबलेट स्ट्रिप मिली। इस स्ट्रिप से 8 गोली गायब थी और केवल 2 गोली बची थी। इसका मतलब सूरज ने उत्तरा की जूस में 8 गोलियां मिलाई थी। पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन में एक और नया तरीका अपनाती है। पुलिस ने एक एक्सपर्ट टीम बनाई, जिसमें फॉरेंसिक मेडिसिन की हेड डॉक्टर के शशिकला, पैथोलॉजिस्ट मवीस कुमार, डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अनवर, फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के हेड अरियप्पा और वेटनरी सर्जन किशोर कुमार शामिल थे। इस टीम का यह पता लगाना था कि जब सांप ने उत्तरा को काटा तो उसका नेचर क्या था और सांप ने किस सर्कमस्टांसेस में उत्तरा को काटा। इस रिपोर्ट में मिला कि जिस रूम में उत्तरा सोई थी, उस रूम में किसी भी सांप का एंटर करना इम्पॉसिबल था, अनटिल एंड अनलेस वो किसी इंसान द्वारा इस रूम में न लाया गया हो, क्योंकि उस रूम के डोर और फ्लोर के बीच में 2 से 4 मिलीमीटर का गैप था, जहां से सांप अंदर आ ही नहीं सकता था। उस रूम में 2 विंडो थी, जो कि ग्राउंड से 122 सेंटीमीटर ऊपर थी, और कोबरा केवल अपने बॉडी लेंथ का 1/3 ही ऊपर उठ सकता है। मतलब जो फंड फुड़ा के ऊपर उठता है ना, तो वो अपनी बॉडी का सिर्फ 1/3 ही उठ सकता है। तो इस केस में जो कोबरा था वो 152 सेंटीमीटर था। अगर 1/3 के हिसाब से देखें तो कोबरा केवल 50 सेंटीमीटर तक ही अपना फंड ऊपर कर सकता था, और जो खिड़कियां थी वो 122 सेंटीमीटर पे थी। तो कोबरा का खिड़की के द्वारा अंदर आना वो भी इम्पॉसिबल था। बाथरूम में जो वेंटिलेटर था वो भी ग्राउंड से 210 सेंटीमीटर ऊपर लगा हुआ था, तो बाथरूम से भी आने का कोई चांस नहीं था। पाइप के जितने भी छेद थे उनमें जालियां लगी थी, तो वहां से सांप का आना मुश्किल था। जिस रूम में उत्तरा सोई थी वह एसी वाला रूम था, तो पहले से ही पैक्ड था, तो उस रूम में सांप का आना इम्पॉसिबल था। भले ही पुलिस वालों ने इतने एविडेंस इकट्ठा कर लिए हों, पर पुलिस के पास कोई ठोस एविडेंस नहीं था, न ही कोई आई विटनेस था। पुलिस के सारे एविडेंस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे। उत्तरा के लेफ्ट हैंड पर सांप के काटने के 2 निशान थे। पहले निशान में सांप के दांतों के बीच की डिस्टेंस 2.3 सेंटीमीटर थी और दूसरे बाइट में 2.8। एक ही सांप के काटने से 0.5 सेंटीमीटर की वेरिएशन हो गई। यह एक अजीब बात थी। डॉक्टर किशोर कुमार और माविस कुमार के अनुसार कोबरा के दांतों के बीच की डिस्टेंस 0.4 सेंटीमीटर से 1.4 सेंटीमीटर तक होती है, और एक नेचुरल बाइट की इतनी बड़ी चौड़ाई होना जैसा उत्तरा के हाथों पर था वह साइंटिफिकली होना पॉसिबल ही नहीं था। मोहम्मद अनवर ने इसका कारण बताया कि जब कोबरा के सर को पकड़कर फोर्स बाइट करवाई जाती है तो प्रेशर की वजह से सांपों के दांतों की डिस्टेंस बढ़ जाती है।
इसी थ्योरी को प्रूव करने के लिए 28 जुलाई और 5 अगस्त को पुलिस ने 2 एक्सपेरिमेंट किए। पुलिस ने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से परमिशन लेकर अरियप्पा फॉरेस्ट के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में यह एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उथरा का रूम रिक्रिएट किया गया। ठीक उथरा के बराबर एक डमी उस रूम के बेड पर रख दिया गया। उस डमी के आर्म पर एक फ्रेश चिकन का पीस बांधा गया। ये सब सेट करने के बाद उस रूम में एक जिंदा कोबरा छोड़ दिया गया। कोबरा ने उस डमी को बाइट तक नहीं किया और रेंग कर एक कोने में चला गया। कोबरा ने तभी उस डमी को काटा जब उस कोबरा को परेशान किया गया। जब वहां प्रेजेंट ऑफिसर ने कोबरा को जबरदस्ती प्रोवोक्ट किया काटने को, तभी उस कोबरा ने उस डमी को काटा और यह नेचुरल बाइट थी, जिसकी वजह से यह जो डिस्टेंस आई काटने की वो 1.7 सेंटीमीटर ही थी। जब मवीस कुमार ने कोबरा के सर को पकड़कर फोर्स बाइट करवाया तो इस बार जो दांतों की डिस्टेंस आई उथरा के मार्क से मैच कर रही थी। इस एक्सपेरिमेंट से पुलिस की थ्योरीज प्रूव हो गई। सूरज से और पूछताछ की गई। धीरे धीरे सूरज टूटा, उसने कई चीजें एक्सेप्ट की। सूरज का केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कोल्लम में शुरू हुआ। इसी बीच सूरज के पिता 1 जून 2020 को अरेस्ट हुए। इन पर एविडेंस डिस्ट्रक्शन और डाउरी हैरेसमेंट का केस चला। उसके बाद 22 अगस्त 2020 को रेणुका और सूर्या दोनों भी अरेस्ट हो गई अंडर कॉन्स्पिरेसी डोमेस्टिक वायलेंस डाउरी हैरेसमेंट में। 13 अक्टूबर 2021 को जज एम मनोज के अंडर इस केस की सजा सुनाई गई। सूरज जो कि मेन कल्प्रिट था, उसके ऊपर 302 लाइफ इम्प्रिजमेंट प्लस 5 लाख रुपए का फाइन। वाइपर वाले केस में सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर प्लस लाइफ इम्प्रिजमेंट प्लस 5 लाख अलग से फाइन। सेक्शन 328 जिसमें 10 साल जेल की सजा प्लस 25,000 फाइन। सेक्शन 201 एविडेंस डिस्ट्रक्शन करने के लिए 7 साल जेल प्लस 10,000 फाइन। सूरज के पिता सुरेंद्र पनकर के ऊपर 498A, 406, 201 डाउरी क्रूएल्टी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के ऊपर सजा सुनाई गई। रेणुका और सूर्या के ऊपर 498A, 406, 201 प्लस कॉन्स्पिरेसी डाउरी डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर सजा सुनाई गई। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अभी आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा या कुछ लोगों ने ध्यान भी दिया होगा कि जो उथरा का बच्चा था वो किसको मिला। कोर्ट ने फैसला किया कि उथरा को जो बच्चा है वो विजय सेनन और उनकी पत्नी ही संभालेंगी। मतलब इस बच्चे की कस्टडी उथरा की मायको वालों को मिल गई। अगर हम इस केस की बात करें तो फोरेंसिक साइकोलॉजी में इस टाइप के मर्डर को होमिसाइड कहते हैं। ये तब होता है जब कोई इंसान प्रॉपर्टी, मनी या इनहेरिटेंस के लिए मर्डर करता है। ठीक सूरज ने भी इन्हीं पैसों की वजह से उथरा का मर्डर किया। स्टडीज कहती हैं एक्विजिटिव होमिसाइड में क्रिमिनल बहुत केयरफुली प्लान करते हैं और अपने इमोशन को स्विच ऑफ कर देते हैं। हेरविक क्लेकली ने लिखा है कि जो मर्डर और साइकोपाथ्स होते हैं उनमें एक क्वालिटी होती है मास्क ऑफ सैनिटी की। इसमें ये लोग बाहर से तो नॉर्मल दिखते हैं, फैमिली मैन, केयरिंग, गुड एम्प्लॉय, जैसा कि सूरज भी था, एक गुड एम्प्लॉय था, सोसाइटी में अच्छी रिस्पेक्ट थी उसकी, पर अंदर से कुछ और ही होते हैं। इसमें पुलिस ने यूनिक वे से इन्वेस्टिगेशन किया। इन सभी कारणों की वजह से यह केस क्रिमिनोलॉजी का हिस्सा बन गया। इस केस को अब पूरी दुनिया के फोरेंसिक एक्सपर्ट और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पढ़ सकते हैं। साथ ही में कोर्ट ने इस केस को रियरेस्ट ऑफ द रियर केस बताया। तो ये था द केरला स्नेक बाइट केस एपिसोड नंबर 5। तो चले, अरे जाओ यार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।